डू आई नो माई सेल्फ, क्या हम अपने आप को जानते हैं? और ये एक ऐसा सवाल है कि हम लोग अक्सर इस सवाल से जूझते रहते हैं, खासकर अपने लिए नहीं पर दूसरों के लिए। तो अगर आप अपने दोस्तों से बात करते हो या आपके जिंदगी में कोई आपका बहुत करीबी है, तो आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। गुस्से में भी कहते हैं, कभी कभी प्यार से भी कहते हैं, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन, टोन और किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आखिर हम कहने का मतलब क्या होता है कि हम आपको अच्छे से जानते हैं, या फिर हम दूसरे के बारे में ना बात करके अभी अपने ही बारे में बात करें कि जब हम ये कहते हैं कि हम अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम एक पर्सपेक्टिव के हिसाब से समझते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि हम अपने आप को जानते हैं, तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हम अपने आप को जानते हैं? उसकी सबसे पहली मेजर वजह है वो यही है कि हमसे बेहतर अपने आप को एक्सपीरियंस करने का ऑप्शन किसी और के पास नहीं है। मतलब मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि अगर किसी को मेरे बारे में जानना है, तो पहली चीज, स्पेस एंड टाइम कभी दोनों के पास सेम नहीं हो सकती। नॉट अ सिंगल पर्सन, कोई भी 24 घंटे मेरे साथ नहीं रह सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, 24 घंटे कोई मेरी चीजों को नोट डाउन करके एनालिसिस नहीं कर सकता है। सेकंड थिंग, हम नॉर्मल पर्सपेक्टिव में भी बात कर रहे हैं। और तीसरी बात ये कि वो मेरे माइंड में नहीं घुस सकता है, मेरे थॉट प्रोसेस को 24 घंटे एनालाइज नहीं कर सकता है। तो ऐसा कई बार हो सकता है कि, और ये एक मेजर वजह भी है कि एक ही इन्वायरमेंट में दो लोग रहने के बावजूद भी दोनों व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोच और काम कर सकते हैं। तो जब पॉसिबिलिटी मुझे अपने आप को जानने की सबसे ज्यादा है, तो हम ये कम से कम क्लेम करते हैं कि मैं अपने आप को जानता हूँ, अच्छे से समझता हूँ। पर सवाल यहाँ पे इसलिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि जब हम ये कहते हैं कि क्या हम जब हम ये कहते हैं कि हम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो क्या सच में हम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं? और मैं सिर्फ एक क्लू देना चाहूंगा कि ऐसा क्यों नहीं होता है। ऐसा कितनी बार होता है कि कभी आप अचानक से खुश हो जाते हैं, कभी आप अचानक से दुखी हो जाते हैं, और आपको एग्जैक्टली रीजन नहीं पता होता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर अगर आप एंशियस हैं या फिर आप डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन स्टेज में हैं, तो ऐसा कई बार होता है कि कुछ ऐसे मेंटल स्टेट है जिसका ऑब्जेक्टिव कंटेंट, यानी ऑब्जेक्टिव कंटेंट को इस हिसाब से मत लीजिए, इसको हम अलग तरह से रिफ्रेश करते हैं कि जो उसका कंटेंट है उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और जब, या फिर ये कह सकते हैं कि आपको नहीं पता है कि उस मेंटल स्टेट की कंटेंट का ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऐसा जब कई बार हो सकता है, तो क्या ये कहना सही होगा कि हम अपने आप को बेहतर जानते हैं? मेरे हिसाब से ये है कि ये एक बहुत ही उलझाने वाला सवाल है कि एक तरफ तो हमें ये पता है कि हमसे बेहतर हमें कोई नहीं जान सकता, और अगर हम अपने आप को जानते हैं, फिर भी हम कभी ये कह नहीं सकते कि हम अपने आप को बेहतर जानते हैं। और ये एक पैराडॉक्स है जिसको हम अपने जीवन में कम से कम तब से लेके चलते हैं जब से हम अपने आप को समझना, या फिर हम रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हैं, और तब तक लेके चलते हैं जब तक हम उस डेथ तक नहीं पहुंच जाते हैं। मैटर जब हम अपने आप को फाइनली ये नहीं कहते हैं कि नाउ आई एम लीविंग। अब यहाँ से जब हम ये कह रहे हैं कि नाउ आई एम लीविंग, व्हाट आई एम लीविंग, सवाल ये है कि जब हम छोड़ने की बात करें या डेथ के पॉइंट पे जा रहे हैं, तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नाउ आई एम लीविंग, तो हम क्या छोड़ रहे हैं? कुछ लोगों का मानना है कि हम ये कहते हैं कि हम बॉडी छोड़ रहे हैं, और इस हिसाब से हम अपने आप को अपनी बॉडी से अलग कर लेते हैं। अब सवाल ये आता है कि द मोमेंट, जब जिस क्षण पे हम अपनी बॉडी को छोड़ते हैं, तो बॉडी छूट गई, हम मान लेते हैं बॉडी चली गई, तो ये फिर आई कहाँ जाता है? और अगर आई कहीं नहीं जाता है, या फिर हम आई की कल्पना नहीं कर सकते हैं विदाउट बॉडी, यानी हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं पर हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते, तो क्या बॉडी के बिना आई की कोई वैल्यू रहती है? और अगर हम आई की वैल्यू नहीं समझ सकते हैं बॉडी के बिना, तो हम बार बार ये क्यों कहते हैं कि आई ने बॉडी, यानी जो हमारे जिसको हम आई कह रहे हैं, जिसको हम अपने आप को समझ रहे हैं, वो बॉडी छोड़ दे, और तो उसकी अपने आप में बॉडी के बिना भी कोई उसका एग्जिस्टेंस रह जाता है। हम क्यों कह पा रहे हैं कि जब हम उस चीज को एग्जामिन ही नहीं कर पाते? तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि हम हैं कौन अक्सर। और जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हम हैं कौन, तब तक हम अपने बारे में कैसे जान सकते हैं? मतलब इसको हम इस तरह से देखें कि हमें अपने आप को जानने से पहले हमें ये तय करना होगा कि हमें किस डोमेन में अपने आप को जानना है। तो पहला स्टेप ये होता है कि जैसे हम अपने आप को बॉडी से अलग करते हैं, पहला तरीका ये होता है कि हम अपने आप को बॉडी समझते हैं।
नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई हमें हाथ काट के चला जाता है, कोई हमें हत्या कर देता है, क्योंकि हम तो बॉडी है नहीं। और अगर हम बॉडी है नहीं, तो बॉडी को कोई भी कुछ करे, हमें तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पर हमें फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब ये है कि हम चाह कर भी बॉडी को डिसोशिएट नहीं कर सकते कंप्लीटली अपने आप को समझने के लिए। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो आप अगर राइट हैंड उठाएं तो मैं पूछूं कि आपका राइट हैंड आप हैं, आप बोलोगे नहीं। फिर आप लेफ्ट हैंड उठाओ तो मैं पूछूंगा कि आपका लेफ्ट हैंड आप है, आप बोलेंगे नहीं। फिर आएगा कि क्या आपका माइंड आप है, आप कहोगे नहीं, बाकी भी चीजें मेरी बिलोंग करती हैं, पर क्या। तो एक बॉडी और माइंड को जैसे हम डिवाइड कर देते हैं, या फिर आई और माइंड को आई और बॉडी को जैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं, सिंपली हम ना तो ये कह पा रहे हैं कि बॉडी ही मैं हूं, और ना ही हम बॉडी को पूरी तरह से डिसोशिएट कर पा रहे हैं। तो क्या मुझे अपने आप को जानने से बॉडी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर लोग बोलेंगे, और खासकर फिलोसफर इस बात को नहीं मानना पसंद करेंगे कि अगर हमें अपने आप को जानने से पहले बॉडी को जानना पड़ेगा, तो हमें बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और न्यूरो बायोलॉजिकल न्यूरो साइंस ये सारी पर्सपेक्टिव को समझना होगा, क्योंकि तभी हम हर एक चीज के बारे में जान पाएंगे। और एक जिस हिसाब से हम लोग माइक्रो और मैक्रो लेवल पे बॉडी को समझते हैं, शायद एक इंसानी व्यक्ति के लिए अपनी पूरी लाइफ टाइम में ही समझ पाना कि हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, उसको उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फिर अपने आप को जानने का मतलब क्या रह जाता है। तो फिर एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी आता है कि हम बॉडी हमारे में सिर्फ एक पार्ट है, यानी बॉडी को हम कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि बॉडी हमें रियलाइज करने में मदद करती है कि हम कौन है। बॉडी हम नहीं है, पर बॉडी एक क्रूशियल पॉइंट है, एक फाउंडेशन है, एक प्लेटफॉर्म है, जहां पे हम अपने आप को समझ सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ना कि हमारे पास हम लैंग्वेज हैं, हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, पर लैंग्वेज हम नहीं समझना चाहते, हम लैंग्वेज के माध्यम से कुछ समझना चाहते हैं। उसी तरह से हम बॉडी के माध्यम से अपने आप को समझना चाहते हैं, जिसके लिए हमें बॉडी समझने की जरूरत नहीं है। सिंपली जैसे अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं और हमें अपनी बात को कन्वे करना है आप लोगों से, तो मुझे हिंदी भाषा को इन टोटो जानने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इतना जानने की जरूरत है कि हम अपनी बात को जितने भी सिंपल तरीके से आपको प्रेजेंट करना चाहें, उसके लिए जो जो चीजें जरूरत है, मैं सिर्फ उतना जानूं और उसका इस्तेमाल करके मैं आपको अपने शब्दों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो बहुत से फिलोसफर्स का मानना ये है कि बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, एक फाउंडेशन की तरह पे काम करती है, और उस पर हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो हम एक बार मान लेते हैं कि बॉडी इकलौती ऐसी चीज है जो फाउंडेशन की तरह काम कर रही है, जिसमें हम अपने हाथ को खुद नहीं कहेंगे, दूसरे हाथ को खुद नहीं कहेंगे, अपने पैर को, नाक को, कान को खुद नहीं कहेंगे, सिर्फ फाउंडेशन की तरफ इस्तेमाल करेंगे। तो जो दूसरा टर्म हमारे सामने आता है वो है सोल। अब सोल को बहुत लोग कहते हैं कि सोल ही हम हैं, और ये सोल जनरेट होता है बार बार। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि आप लोग घबराओ मत, आप लोगों की कभी डेथ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी बदलते हो, और एक दूसरे पर्सपेक्टिव यानी दूसरे समय में एक दूसरी बॉडी को ग्रहण करते हो, पर आप जो हो वो सिमिलर होता है। यहाँ पे जो लोग रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो आई, मतलब मैं, और सोल के बीच में करने की कोशिश करते हैं। इंडियन फिलॉसफी यानी भारतीय दर्शन में, भारतीय अन्वेक्षी में, अन्वेक्षी शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है, हम इसके बारे में बात करेंगे क्या कि मैंने भारतीय दर्शन जगह भारतीय अन्वेक्षी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है। भारतीय अन्वेक्षी में आई को सोल का जब हमने रिलेट किया है, तो वहां पे हमने एक थ्योरी ऑफ कर्मा यानी कार्मिक थ्योरी के हिसाब से इसको डिसाइड करने की कोशिश की है कि सडनली जैसे आप सपोज करिए कि आप एक बहुत ही बेहतर व्यक्ति हैं, और सडनली आपकी जिंदगी में बहुत सारे बुरे काम होने शुरू हो जाते हैं, तो आप ये समझ नहीं पाते हो क्या कि मैंने तो अब कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, तो ये अचानक से इतना सब बुरा क्यों हो रहा है। तो जो भारतीय अन्वेषकी में जितने फिलोसफर हैं, उन्होंने इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए थ्योरी ऑफ कर्मा को माना कि आपने, चलिए ठीक है, इस जन्म में तो अच्छे काम किए हैं, लेकिन आपके पुराने कर्म, जिसको हम लोग संचित कर्म बोलते हैं, कि पुराने जन्म में आपने जो बुरे कर्म किए थे, वो इस जन्म में संचित होकर आए हैं, और जिसकी वजह से आपके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पर जो हम अपने आप को समझना चाहते हैं, वो सोल से कंसीडर कर देते हैं। और हम तब ये कह सकते हैं कि अपने आप को बेहतर समझते हैं, जब हम ये कहें कि हम अपनी सोल को बहुत बेहतर समझते हैं, और ये सोल को बेहतर समझना हो जाता है। अब सोल को हम कैसे समझ सकते हैं?
तो बहुत से लोगों का मानना है, खासकर हम वेदांता फिलॉसफी के हिसाब से देखें तो आत्मन और ब्रह्मन एक होता है। इस आत्मन के कैरेक्टर को समझना कि प्योर कॉन्शियस है, तो जब हम अपने आप को समझ पाएंगे, इसका मतलब है हमें मॉडिफिकेशन से बचना है। हम बॉडी नहीं है, मैं एक फिलॉसफी का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये नहीं हूँ। मैं एक कॉन्शियस बीइंग हूँ जो अपने हिसाब से ये डिटरमाइन करने की कोशिश करता है कि जितनी भी सही चीजें हो रही है मॉडिफिकेशन है। अगर हम प्लेटो के पर्सपेक्टिव से अपने आप को समझने की कोशिश करें, तो सोल के अंदर तीन पार्ट होते हैं, एक इमोशनल होता है, एक स्पिरिचुअल होता है और एक इंटेलेक्चुअल होता है। उस हिसाब से हम सोल को कंसीडर करना शुरू करते हैं। तो जब भी कभी हम अपने आप को समझेंगे, तो हम इमोशनल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। यानी अपने आप को समझने का मतलब प्लेटो के पर्सपेक्टिव से इन तीन डोमेन्स को सही से समझना है कि मेरी इमोशनल जर्नी क्या है, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी क्या है और मेरी इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल जर्नी क्या है। जब तक हम इस पर्सपेक्टिव से नहीं समझ पाएंगे, तो हम अपने आप को नहीं समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर एक सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि क्या आई, जिसको हम इतना लंबे समय से आई आई कह रहे हैं, क्या आई हमारी सिर्फ और सिर्फ इमोशनल जर्नी है, या फिर स्पिरिचुअल जर्नी है, या फिर इंटेलेक्चुअल जर्नी है? क्या इसके बियॉन्ड हम नहीं देख सकते अपने आप को? मतलब मेरा सोसाइटी के साथ रिलेशन क्या है, मेरा जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है उसके साथ रिलेशन क्या है, इकोनॉमिकल रिलेशन क्या है, क्या हम इसको पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकते हैं? क्योंकि जब मैं बाहर जाता हूँ, या फिर मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मेरी एक आइडेंटिटी है, आप लोग मेरी उस आइडेंटिटी के हिसाब से जानते हैं। और अगर मैं उसी आइडेंटिटी को दरकिनार कर दूं, तो क्या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिस सेल्फ को सभी लोग जानते हैं वो मैं हूं ही नहीं? और अगर मैं वो हूं ही नहीं जिसको सभी लोग जानते हैं, तो मेरा एग्जिस्टेंस, मेरा सेल्फ अपने आप में एक इल्यूजन है। क्या हम इस तरह से कंसीडर नहीं कर सकते हैं? और अगर हम सिर्फ उसे इल्यूजन कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या हम जितनी भी चीजें जानने की कोशिश कर रहे हैं वो एक इल्यूजन को जानने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये एक पैराडॉक्स और एक कॉम्प्लेक्सिटी चली आती है अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें। फिर एक और आता है, एक तीसरा जो पर्सपेक्टिव है उसमें आता है कि आई, यानी जो सेल्फ है, इसको हम लोग सब्जेक्टिविटी के हिसाब से कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। एक स्कूल है इन फिलोसफी में जिसको हम लोग फेनोमेनोलॉजी कहते हैं। फेनोमेनोलॉजी लोग, जब फेनोमेनोलॉजिस्ट जब इस तरह की अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं सेल्फ की, तो वो इस तरह के व्यू को मानते हैं। जिसमें से जो करंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा रही है वो की है, फिलोसफर का नाम है डैन जहावी। इनका अपना सेंटर फॉर कॉन्शियसनेस है, और ये स्कैंडिनेवियन कंट्री में, फॉरगेटिंग द प्लेस, नेम ऑफ द प्लेस जहाँ पे ये उनका पूरा सेंटर है, सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस है। उन्होंने पूरा अपना स्टैब्लिश कर रखा है, वहां पे वो कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश करते हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सेल्फ जो है उसको वो सब्जेक्टिविटी से कंसीडर करते हैं कि हम अपने आप को तब समझ सकते हैं जब हम अपनी सब्जेक्टिविटी को समझें। और ये सब्जेक्टिविटी क्या होती है? सपोज करिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, और मेरा ये बड़ा पसंदीदा एग्जांपल है कि, और मैं एक दूसरे एग्जांपल पे भी जाऊंगा, कि अगर हमारे सामने एक आम रखा हुआ है और हम में से 18 लोग जो यहाँ पे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 18 लोग आम खाते हैं, तो हो सकता है हम सभी लोग इस कंक्लूजन पे अपने एक्सप्रेशन में आ जाएं कि आम मीठा है, हमने टेस्ट किया। पर क्या हम में से कोई भी ये बता सकता है कि मैंने जो आपने जो टेस्ट किया है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा जो मैंने टेस्ट किया है? और ये जो गैप है, ये तय करती है कि सामने वाला मुझे कभी भी बहुत अच्छे से जज नहीं कर सकता। और मेरी जो क्लोजनेस है मेरे उस अनुभव के साथ, ये सब्जेक्टिविटी को डिसाइड करता है। इस पे थॉमस नेगल एक फिलोसफर हैं, उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा है, व्हाट इज लाइक टू बी अ बैट। बैट, चमगादड़ वाला बैट, नॉट बैट क्रिकेट बैट। अब इसका मतलब यही है कि वो ये बताना चाहते हैं कि बैट क्या होता है, अगर ये जानना चाहें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बैट जान सकता है। आर्गुमेंट पूरा यही है, बिकॉज ऑफ द सब्जेक्टिविटी ऑफ द बैट। सिमिलरली, अगर सुपरमैन जानना चाहे तो वो सिर्फ और सिर्फ सुपरमैन जान सकता है। आप अगर फैंसी ड्रेस कंपटीशन में सुपरमैन का ड्रेस पहन के जाएंगे तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि सुपरमैन क्या होता है। इवन एक और भी अच्छा जोक है जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, इवन स्पाइडरमैन डजंट नो व्हाट इज लाइक टू बी अ स्पाइडर despite having all the characteristics, because he is simply not a spider. Similarly, a batman doesn't know what is like to be a bat. क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्टिविटी है, जो हम क्लोजनेस एसोसिएट कर रहे हैं, वो डिसाइड करती है कि हम क्या हैं। और वो कैसे जनरेट होती है? वो हमारे एक्सपीरियंसेस में जनरेट होते हैं। और उस एक्सपीरियंस को कौन एनालाइज कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ हम। और इसी की वजह से फिलॉसफी ऑफ माइंड में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है द प्रॉब्लम ऑफ अदर माइंड।
कि अदर माइंड क्या सोच रहा है, और ये एक मेजर प्रॉब्लम हो जाती है उसकी वजह से। तो ये एक तीसरा, आई एम नॉट श्योर कि तीसरा था या चौथा पर्सपेक्टिव, ये तीसरा या चौथा ऑब्लिक लगा लीजिएगा पर्सपेक्टिव है, जो फिल्मोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से हम इसे देखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एक आपको याद होगा जो हम लोग लास्ट बार डिस्कशन कर रहे थे, उसमें हमने बिलीफ सिस्टम के बारे में बात करने की कोशिश की थी, कि हमारे बिलीफ सिस्टम डिसाइड करते हैं हमारे एक्शन को। तो हम अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से कह पाते हैं कि ये है, और हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे डिराइव होता है, हमारे माइंड की वजह से। हम कह सकते हैं कि हमारे बिलीफ सिस्टम माइंड है। और नहीं, ग्रीन टी है, वाइन नहीं है, वेरी अनफॉर्चुनेट नॉट टू हैव वाइन। सो सो हम कहाँ पे थे, माइंड पे। तो हमारा ये माइंड है जो पूरे बिलीफ सिस्टम को होल्ड करता है, और हम अपने माइंड की वजह से कह पाते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने आप को अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से पूछते हैं। तो सपोज करिए अगर मैं पूछूं मिनहाज से कि मिनहाज आप कौन है, तो मिनहाज मुझे अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से अपने बारे में क्या क्या बता सकता है। मिनहाज मुझे बताएंगे कि वो कहाँ रहते हैं, उनका जन्म कहाँ पे हुआ, उन्होंने क्या क्या पढ़ा है। वो अपने पास्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, पूरा पास्ट बताएंगे। फिर अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से मुझे प्रेजेंट के बारे में बताएंगे कि वो अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, उनका क्या अभी कंटेम्प्रेरी में काम चल रहा है। प्लस जो ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज है कि उनके डिजायर्स क्या हैं, उनके एम्स क्या हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम फॉर्म हो रहा है अपने आप को समझने के लिए, वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर से होता है। और मोस्टली हम अपने आप को एसोसिएट करते हैं अपने ड्रीम्स एंड फ्यूचर की वजह से। मतलब अगर आप अपने आप को शीशे में रख के जब देखना पसंद करते हैं, तो आप अपने ड्रीम्स और पैशन, अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अपने आप को देखना पसंद करते हैं, और आप अपने सेल्फ को वैसे जनरेट करने की कोशिश करते हैं। इस अंडरस्टैंडिंग को हम लोग नैरेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ सेल्फ बोलते हैं। मतलब जब भी कभी मैं आपसे पूछूंगा, आप अपने बारे में एक नरेशन प्रेजेंट करेंगे, और उसी नरेशन के हिसाब से आप अपने आप को खुद समझते हैं, और आप दूसरों को भी उसी हिसाब से बताते हैं। यहाँ पे जो क्रूशियल पॉइंट है कि आप अपने आप के बारे में जो समझते हैं या समझाते हैं, उसमें जो मेजर रोल प्ले करता है वो क्या है, वो है मेमोरी। क्योंकि अगर आपकी मेमोरी आपको धोखा दे दे, तो आप अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर के बारे में तो कभी बता ही नहीं सकते। लाइक जस्ट टेक दिस एग्जांपल ऑफ गजनी, जिसमें जो संजय सिंघानिया हैं, वो 15 मिनट बाद भूल जाते हैं सारी चीजें। तो अगर वो 15 मिनट बाद भूल जाएंगे, तो उनके हिसाब से सेल्फ क्या है, तो वो बोलते हैं ना, मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ का जवाब देने के लिए आपकी मेमोरी बहुत सिग्निफिकेंट रोल करती है, और आप अपनी मेमोरी को कितने अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, उस हिसाब से अपने आप को डिटरमाइन कर सकते हैं। और हम जैसे समझते हैं कि मेमोरी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है, वही मेमोरी, क्या जब भी कभी अगर मैं आपसे एक नॉर्मल सवाल पूछूं कि जब आप 6 साल के थे, जो भी ईयर रहा हो, उसके सितंबर महीने की 15 तारीख को आप क्या कर रहे थे, तो आप क्या बता पाएंगे? नहीं। इसका मतलब ये है कि हम अपने सेल्फ को समझने के लिए चाहे जितना मेमोरी पे फोकस कर लें, पर वही मेमोरी हमें हमेशा धोखा देती है। तो क्या अगर हम नरेशन के हिसाब से अपने सेल्फ को जनरेट करने की कोशिश करेंगे या बताने की कोशिश करेंगे, क्या वो हमारा सही में सेल्फ होगा, यानी जिसको हम रियल सेल्फ कह रहे हैं, जिसको हम अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सेल्फ होगा? और अगर वो सेल्फ नहीं होगा, तो जो अटेम्प्ट हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम उसको फॉलो अप कर पाएंगे? एंड जो इस थ्योरी को दिया है, वो फिलोसफर जो हैं, उनका नाम मैं अपनी पूरी जिंदगी में भूल जाता हूँ, मुझे कभी नहीं याद रहता है, और इनका अभी डिस्कशन भी हुआ था। ओके, सो नाउ आई रिमेम्बर, पॉल रिकर इनका नाम है। पॉल रिकर ने अपनी पूरी थ्योरी जो है वो नरेशन के हिसाब से डेवलप की है। सुधीर कक्कर, आशीष नंदी, जिनको हम लोग सोशलिस्ट और साइको साइको साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, सोशल साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने भी इसी थीसिस के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग और इंक्वायरी शुरू की है, यानी जिसको नरेशन के हिसाब से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसी को सेल्फ में पॉल रिकल ने अप्लाई किया था। और डेविडसन के बेटे, उनका नाम भी गैलन, सॉरी नॉट डेविडसन, स्ट्रॉसन के बेटे गैलन स्ट्रॉसन ने इसका काउंटर आर्गुमेंट प्रेजेंट किया था। तो ये दो फिलोसफर हैं, आप याद नहीं रख सकते, कोई बात नहीं। जब हम डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें बताएंगे, तो हम लोग इसको आपको सारे पेपर और आर्टिकल सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो उस पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो सवाल ये आता है कि ना ही हम बॉडी पे इतना फोकस कर सकते हैं, ना ही हम सोल पे इतना फोकस कर सकते हैं, ना ही हम सेल्फ पे कर सकते हैं, सब्जेक्टिविटी पे भी नहीं कर सकते हैं। और रही बात जो हमारा नरेशन है, इसमें हम माइंड पे इतना फोकस करते हैं, इस पे भी नहीं कर सकते।
एक और भी पर्सपेक्टिव है जिसको हम फिजिकलिस्ट पर्सपेक्टिव बोलते हैं अपने आप को समझने का, जिसमें से ब्रेन को बहुत ज्यादा कहा जाता है कि अब आजकल जैसे कहा जा रहा है कि हम अगर हम फिजिकल पर्सपेक्टिव सोचे कि पेन ड्राइव में जैसे हम अपनी चीजों को सेव करके रखते हैं और हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसे ही हमारे माइंड में भी ब्लॉक्स होते हैं जिसमें हमारी मेमोरीज हो सकती हैं। और विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम उन्हीं ब्लॉक्स को निकाल सकते हैं, आपकी मेमोरीज ले सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति में डाल सकते हैं, ऐसा हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल। डेरेक पारफेक्ट एक ऑस्ट्रेलियन फिलोसफर है। डेरेक पारफेक्ट, like he's an amazing person as well as a amazing philosopher। एंड जब मैं अमेजिंग शब्द का इस्तेमाल करूं तो सिर्फ और सिर्फ आप उनको उनकी पर्सनालिटी, उनके थॉट से जज कीजिएगा, क्योंकि अमेजिंग शब्द फिलोसफर्स के लिए नॉर्मली यूज नहीं होता है, क्योंकि फिलोसफर्स को हम लोग क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक से डिफाइन नहीं करते, हम उनके आर्ग्यूमेंट के हिसाब से जज कर सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी फिलोसफर बहुत ही ज्यादा कोहेरेंट है या फिर इनकोहेरेंट है, हम ऐसे जज कर सकते हैं। जब भी कभी हम ब्यूटी, अमेजिंग इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है सिर्फ हम लोग उसके बारे में एक हाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेरेक पारफेक्ट के फिलोसफर हैं जिन्होंने सेल्फ को उनके एस्पिरेशन, ड्रीम्स, इसके हिसाब से डिफाइन करने की कोशिश की। और डेनियल डेनेट जो कि अभी टफ्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने सेल्फ की जो अंडरस्टैंडिंग है उसे फिजिकल यानी ब्रेन के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश की। तो जब भी कभी अब हमें समझना है कि हम हैं कौन, उसके लिए मैंने आपको कुछ पर्सपेक्टिव बताए हैं। और ये सवाल इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी लाइफ में, उसकी मेजर वजह ये है कि हमें हमेशा लगता है कि हम अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं, बिना ये जाने कि हम अपने आप को सही जगह पे प्लेस कहाँ कर सकते हैं। और इवन अगर हम ये जान भी जाएं कि हम सही जगह पे अपने आप को प्लेस कर लें, माइंड में, बॉडी में, सोल में, सेल्फ में, सब्जेक्टिविटी में, एस्पिरेशन, ड्रीम्स, कहीं भी अपने आप को देखने की कोशिश करें, हम कभी भी अपने हिसाब से बहुत ही ज्यादा कोहेरेंट या फिर समझ नहीं सकते। तब जब हमारे थॉट प्रोसेस की एक्सेसिबिलिटी हमारे पास 24 घंटे, सो लेते हैं, चलिए हटा देते हैं, 18 से 19 घंटे हमेशा रहती है। इवन जब हम सो के उठते हैं तो एक डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारे थॉट प्रोसेस से बिलीफ सिस्टम में। डेविडसन, स्ट्रॉसन, इन्होंने काफी काम किया है इस पे। इवन जैसे अभी हम बात करें तो डेविड चार्मर्स, टेड हॉन्ड्रिक, इन लोगों का भी एक पूरा वर्क है जो किया है, फिलोसफी ऑफ माइंड, फिलोसफी ऑफ सेल्फ, सेल्फ आइडेंटिटी, इन सब में हम लोग काफी पढ़ते हैं। ये एक डोमेन है जो, और मैं आपको इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि कोई एक ऐसा सवाल हो जो आपके दिमाग में हमेशा रहा हो और आप फिलोसफी में उसे परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन आपको वो डोमेन ही नहीं पता है कि आप कहाँ जाके देखें। तो मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ, अगर आपका इंटरेस्ट है इस चीज में, इस चीज को समझने में, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। हम किताबें, फिलोसफर, उनके नाम आपको बता सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, अपनी थीसिस, अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। तो मैं इसको भी कि डू आई नो माई सेल्फ, हमारा जो ब्लंट आंसर होता है वो यही होता है, हाँ हम तो अपने आप को जानते हैं और बहुत बेहतर से जानते हैं, लेकिन सही मायने में जो मैं आपको फिलोसॉफिकल क्यूरियोसिटी के साथ छोड़ रहा हूँ वो ये है कि क्या सही मायने में हम अपने आप को जानते हैं। और इसके लिए जो मैं रास्ते दिखाना चाहता था, मैंने आपको 5 से 6 प्लेसेज या पर्सपेक्टिव बताएं जहां पे आप अपने आप को प्लेस कर सकते हैं और अपने उसी हिसाब से अपने थॉट प्रोसेस को और डेवलप कर सकते हैं। और इस जो डोमेन को हम लोग समझते हैं वो फिलोसफी ऑफ सेल्फ, पर्सनल आइडेंटिटी, ये दो एक ब्रॉडर डोमेन है जहां पे हम समझते हैं कॉन्शियसनेस, माइंड, ये सब हम फिलोसफी ऑफ माइंड में पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिलोसफी ऑफ माइंड फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज का एक्सटेंशन है, और फिलोसफी ऑफ माइंड का जो एक्सटेंशन है वो आपका साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस, न्यूरोबायोलॉजी, ये सारा एक्सटेंशन है। तो अगर आपने इच्छा हो साइकोलॉजी पढ़ने की, तो जो आपका ब्रिज है वो फिलोसफी ऑफ माइंड, सेल्फ आइडेंटिटी, ये दो डोमेन है। इसके बिना आपकी जर्नी हमेशा अधूरी रहेगी, तो इसको आपको फिल करना चाहिए। तो जैसा मैंने पहले टॉक में एक जवाब ना देने के बजाय आपको कुछ प्लेसेस बताए थे, वहां पे आप अपनी इंक्वायरी को आगे ले जा सकते हैं, उसमें कमेंट्स कर सकते हैं, एंट्री पॉइंट ले सकते हैं, उस हिसाब से इन प्लेसेस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फिर इसी एक बहुत ही सॉल्ट एंड क्रिस्प डिस्क्रिप्शन के साथ मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी कुछ क्वेरीज होंगी, कुछ डिस्कशन हम कर सकते हैं। वी कैन हैव क्वेश्चन, वी कैन हैव डिस्कशन ऑन दिस।